Welcome already online students. So in today's session we will discuss the DPPs of thermodynamics for NEET. Like we have designed some DPPs for you to have the idea, theoretical idea, numerical idea कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है. बिकॉज इन द क्लास वी हैव डिस्कस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आपसे बार बार बोलता चलता हूँ. बट अब हमारा जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव वी हैव डिस्कस टू कवर द थ्योरेटिकल पार्ट ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो. अब ऑब्जेक्टिव्स में हमें शॉर्टकट अप्रोचेस को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना. लाइक इन डीपीपी 1 वी हैव द क्वेश्चंस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो भी बेसिक थ्योरी थी, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन. और केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल एच और डेल ई का रिलेशन, दैट इज डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. So let us start our question number 1. Tea placed in thermos flask is an example of. अगर आपने थर्मस फ्लास्क में रख दी तो न तो आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा न मैटर का एक्सचेंज होगा. इस वजह से इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. सो आवर आंसर विल बी 3. ठीक है. गैसियस सिस्टम is placed with pressure P1, volume V1, temperature T1. It has undergone thermodynamic changes where temperature is remaining constant. It is, अगर temperature constant रख रहे हो तो that process will be known as isothermal process. So our answer will be 2. The respective examples of extensive and intensive properties. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी बोथ आर एक्सटेंसिव. एंट्रोपी एंथैल्पी अगेन उल्टा कर दिया ऑर्डर, बोथ आर एक्सटेंसिव. एंट्रोपी थर्ड ऑप्शन में एक्सटेंसिव है बट टेम्परेचर इंटेंसिव है. तो और ऑप्शन विल बी 3 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. Thermally isolated gaseous system can exchange energy with the surrounding. The mode of energy may be. Thermally isolated gaseous system है, can exchange energy with the surrounding. तो ये the mode of energy बोल रहा है. अगर isolated है तो in the form of, ठीक है, हीट तो वो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकता है. ये केवल in the form of, ठीक है, वर्क के फॉर्म में आपका एनर्जी को इंटरचेंज कर सकता है. क्योंकि थर्मली आइसोलेटेड मतलब टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो सकता है. तो वर्क के फॉर्म में इट कैन एक्सचेंज एनर्जी. सो ऑप्शन विल बी 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 10 किलोजूल ऑफ हीट एंड डज 4 किलोजूल ऑफ वर्क. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो ये फ्लॉट का क्वेश्चन होगा. एंड व्हाट इज आवर फ्लॉट? डेल ई इक्वल्स टू क्यू plus W. Just we have to put the values with the sign. तो now the question is saying absorbs 10 kilojoule of heat. तो Q को तो हमें प्लस साइन के साथ रखना है. W does 4 kilojoule of work. Work done by the system is negative -4. तो इसका डेल्टा E हो गया 6 और प्लस का 6 है. तो we will select the option number 2, increases by 6 kilojoule. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. इन अ रिएक्शन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड. देन केमिकल रिएक्शंस के लिए जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इस डीपीपी में केमिकल रिएक्शंस के भी क्वेश्चन रखे हैं. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इनके बीच का रिलेशन होता है del H equals to del E plus delta NGRT. If all the reactants and products are liquid, तो delta Ng जो change in number of moles of gaseous products and reactants होता है वो 0 हो जाएगा. और जैसे ही del Ng 0 होगा del H और del E बराबर हो जाएंगे. So option will be 3 for this particular question. ठीक है. Regarding the internal energy of the molecules, which of the following statement is correct? Our next question is asking its absolute value can be successfully calculated. This is false. आप कभी भी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो. Its absolute value can not be determined. Second option is correct. It is the sum of vibrational and rotational energies. थर्ड भी गलत क्योंकि ये तो खूब सारी एनर्जीज का सम होता है ना, नॉट ओनली वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. ठीक है. तो अब हमारा आंसर अब केवल और केवल 2 ही हो सकता है. तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी अवर आंसर.
8th question. The specific heat of a gas is found to be 0.0075 calories at constant volume and its formula weight is 40. Atomicity of the gas would be. ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट उसने बोला है. अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है? It required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. ये सेम कि इसकी वैल्यू है 0.0075. तो ये तो कैलोरीज पर ग्राम में होगी. तो फॉर्मूला रेट अगर इसका 40 है तो अगर मैं इसका CV निकालूं, व्हाट विल बी द CV के लिए पर मोल के निकालने के लिए मैंने 0.045 को मल्टीप्लाइड बाय कर दिया है 40 से. ठीक है, अब 75 इंटू 4 आपका 300 होता है. एक जीरो है 3000, 3 डेसिमल पॉइंट 30 हट गया आपका. तो इट इज कैलोरी पर मोल. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CV? ठीक है, तो CV का फॉर्मूला हमारा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज 3R/2. अगर कैलोरी में निकालना हो तो R को 2 रखा, ये आ गया 3. तो ये हमारा फॉर्मूला किस पर्टिकुलर गैस के लिए वैलिड हो रहा है? इट इज वैलिड फॉर मोनोएटॉमिक गैस. एंड ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन कि उस गैस की एटॉमिसिटी क्या है. तो अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो आई विल से कि उसकी एटॉमिसिटी विल बी 1. तो दस यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन की स्पेसिफिक हीट जो होती थी वो पर ग्राम के लिए होती थी. और CV जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं इन थियोरेटिकल क्वेश्चन, वो हमेशा पर मोल के लिए रहती है 3R/2 फॉर मोनोएटॉमिक गैस थी. डाईएटॉमिक गैस के लिए 5R/2 और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए आपका CV की वैल्यू 3R थी. तो उससे जस्टिफाई हो रहा है कि द गैस शुड बी मोनोएटॉमिक. इन फ्लास्क colorless N2O4 is in equilibrium with brown colored NO2. NO2 हमें पता है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है. At equilibrium when the flask is heated at 100 degree Celsius, brown color deepens and on cooling it becomes less colored. The change in enthalpy delta H for the formation of NO2. थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से भी मिलता जुलता है. इक्विलिब्रियम की बात करिए तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 बोला है तो व्हाट रिएक्शन यू विल राइट N2O4 gives 2NO2. अब इसमें अभी थर्मोकेमिस्ट्री मत लगा दीजिएगा कि थर्मोकेमिस्ट्री में तो NO2 का फॉर्मेशन हमेशा N2 और किससे कराते हैं O2 से, राइट. क्योंकि यहाँ पर N2O4 और NO2 इक्विलिब्रियम पर है. ठीक है, तो इसलिए हमें इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में बात करनी है. अब वो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम व्हेन फ्लास्क इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस ब्राउन कलर डीपन्स. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्राउन कलर डीपन्स, दैट मींस रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये किस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन की. साथ ही साथ बोला गया है ऑन कूलिंग इट बिकम्स लेस कलर. मतलब टेम्परेचर अगर हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक, तो लेस कलर मतलब रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इट इज आल्सो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडो. और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H आपका पॉजिटिव होता है. तो योर आंसर विल बी 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लॉजिकल ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है. लॉजिकल वे में देखें तो मैंने पहले भी बोला था कि NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है. ठीक है, अगर NO2 N2O4 में बदलता तो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती. थर्मोकेमिस्ट्री के टर्म्स में सोचें और तब इस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव होता. अभी N2O4 NO2 में बदल रहा है तो डेफिनेटली डेल्टा H को पॉजिटिव होना चाहिए था. और इंफॉर्मेशन से भी वही फैक्ट आ रहा है कि हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 2 होगा. 10th क्वेश्चन. फॉर द सिस्टम एज सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स SO2 गैस. ठीक है, डेल्टा Mg निकाले इस रिएक्शन का हम लोग. प्रोडक्ट साइड में 1 मोल गैस का, रिएक्टेंट साइड में भी 1 मोल गैस का. डेल Mg 0 और डेल Mg 0 होता है. आई विल से कि डेल H इक्वल्स टू डेल E, मतलब ऑप्शन विल बी 1. फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर.
डेल्टा एन जी निकाली, रिएक्शन का कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में केवल 1 मोल गैस का। ये फॉर्मूला अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप रिलेशन लिखते हैं डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल एन जी नेगेटिव होने की वजह से ये टर्म आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। डेल एन जी जिस भी रिएक्शन का नेगेटिव होगा उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है ना, डेल की जो भी वैल्यू है उसमें से आप कुछ माइनस करोगे और अगर आपने कुछ माइनस करा तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल से हमेशा छोटी मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, ठीक है, डेल एच लेस देन डेल ई। अब हमें ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ओरली बस डेल्टा एन जी निकाले हम लोग, तो हमने बोल दिया था डेल एन जी 0 होने पर डेल एच डेल ई बराबर डेल एन जी पॉजिटिव होने पर डेल एच बड़ा होगा डेल ई से, नेगेटिव होने पर डेल एच छोटा होगा डेल ई से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में यही है, फॉर विच चेंज डेल एच नॉट इक्वल्स टू डेल ई, मतलब डेल्टा एन जी रिएक्शन का 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एन जी हम लोग देखें 2 - 2 is 0। सेकेंड रिएक्शन पूरी सॉलिड या लिक्विड फेस में है, डेल्टा एन जी 0। थर्ड रिएक्शन में फिर से डेल्टा एन जी 1 - 1 is 0। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज रिएक्शन नंबर 4 क्योंकि उसका डेल्टा एन जी आ रहा है -2, सो हमारा आंसर भी 4, ठीक है। तो इनमें सिंपल से क्वेश्चन रखें टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। फिर से सेम क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन PCl5 गैस gives PCl3 गैस plus Cl2 गैस, डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का पॉजिटिव है और डेल एन जी पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा ई से बिकॉज ये टर्म पॉजिटिव होने की वजह से आप डेल ई में कुछ वैल्यू ऐड करोगे, सो अवर आंसर विल बी 2। 14th क्वेश्चन, इफ आर इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड एस इज द हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम देन, फ्लॉट के फॉर्मूले को पूछने का बस नया तरीका हो गया है अननोन में, ठीक है। फ्लॉट था डेली इक्वल्स टू डेली ही पूछ रहा है, आर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम और एस इज हीट इवॉल्व्ड, तो एस को तो आपको माइनस साइन के साथ रखना पड़ेगा, हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम, और आर को प्लस साइन के साथ ही रखना पड़ेगा बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सो हमारा करेक्ट आंसर वैल्यू इक्वल्स टू आर माइनस एस, सो ऑप्शन विल बी 2 विल बी करेक्ट। 15th क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन ए सॉलिड प्लस बी गैस, ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स है, स्मॉल ए और बी उनके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स है, गिव्स डी सॉलिड प्लस सी गैस, अगेन कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट है, स्मॉल सी स्मॉल डी उनके रेस्पेक्टिव आपके क्या है कोफिशिएंट। तो अब अगर मुझसे इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी पूछा जाए, सो डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन विल, केवल हमें तो गैस काउंट करना है, मतलब प्रोडक्ट साइड का गैस दैट इज सी माइनस पी। तो हमारे लिए जो डेल एच माइनस डेल ई चारों ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी की वैल्यू सी माइनस बी है इंटू आर टी, सो ऑप्शन विल बी 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में सिंपल शॉर्ट आते हैं, इस वजह से कलेक्शन आपका, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन का ही रखा गया, सो ऑप्शन विल बी 2। एंड द लास्ट प्रॉब्लम फॉर DPP1 इज फॉर द रिएक्शन A gives D डेल्टा H इक्वल्स टू X, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, पहले A B में गया डेल H इज X1, फिर B C में गया डेल्टा H2 अननोन, C D में गया डेल्टा H3 इज X3, आंसर बोल रहा है डेल्टा H2 की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, B कैंसिल, C कैंसिल, नेट रिएक्शन मुझे क्या मिल जाएगी, A gives D। आप लोग बोल सकते हो कि हेस लॉ का क्वेश्चन है, या आप ये भी बोल सकते हो कि, ठीक है, जस्ट उस फैक्ट का यूज कर रहा है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो किसी रिएक्शन को इन तीनों को ऐड करने पर फर्स्ट रिएक्शन मिल रही है, मतलब X1 प्लस डेल्टा H2 प्लस X3 का सम X के बराबर होना चाहिए, उसने मुझसे डेल्टा H2 की वैल्यू पूछी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, डेल H2 विल बी इक्वल्स टू X में से माइनस करिए X1 प्लस X3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका मैच हो रहा है, सो दैट इज द एंड ऑफ DPP नंबर 1। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की DPP नंबर 2 में आ रहे हैं। पहले
आप लोगों से उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, है ना। उसके बाद आप इनके सॉल्यूशंस देखते चलिएगा। तो अब ये पूरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अब बीपीपी नंबर 2 में हमारे क्वेश्चंस वर्क वगैरह के ऊपर है, डिफरेंट प्रोसेसेस के वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एक्सपेंड्स बाय 0.25 मीटर क्यूब एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वर्क डन इज। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता दिया था वर्क का जनरल फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी टू लिमिट्स फ्रॉम V1 से V2। अब उसने इंटीग्रेट करते वक्त यू हैव टू पुट द कंडीशन ऑफ प्रोसेस। उसने बोल दिया है प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ गया 10 की पावर 3। dV का इंटीग्रेशन V होगा, लिमिट्स पुट करोगे V2 माइनस V1 तो डेल्टा V, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने आपसे डायरेक्ट डेल्टा V की ही वैल्यू दी है 0.25। फिर दोनों SI यूनिट में है, तो हमें यूनिट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वर्क डन आपका जूल में होना चाहिए। तो माइनस का 250 जूल, ठीक है। उसने माइनस साइन नहीं डाला है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, सो अवर आंसर विल बी 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेंडर कंटेन्स आइदर इथाइलिन और प्रोपाइलिन, पता नहीं है कौन सी गैस है। 12 ml of this 12 ml of gas required 54 ml of oxygen for complete combustion, the gas is। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा, प्रोपाइलिन हो या इथाइलिन हो। जनरल फार्मूला क्या होगा, दोनों एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n। अब ये कंबशन हो रहा है O2 के प्रेजेंस में। कितने मोल्स O2 लग रहे हैं ये हम लोग अभी बैलेंस करके पता कर लेंगे। N कार्बन है तो N मोल्स तो CO2 के बने, 2N हाइड्रोजन है तो N+1 मोल्स N मोल्स ही H2O के बने। ठीक है, ताकि ये N हो गया आपका कार्बन और 2N हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन गिनूं, यहाँ से 2N, वहाँ से 2N + N 3N और 2 ऑलरेडी है तो 3N/2। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन पता पड़ रही है कि 1 मोल इस पर्टिकुलर एल्कीन के बर्न होने के लिए 3N/2 मोल्स ऑक्सीजन को लगने चाहिए। गैसेस के लिए कभी भी वॉल्यूम आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि गैसेस के लिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। स्टिल अगर आप किसी प्रॉब्लम में कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ml जो है उसके बीच में O डाल दिया करो, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो दूर होगा। ml के बीच में O डाल दोगे तो मोल बन गया, और मोल अगर बन गया है तो फिर मोल कॉन्सेप्ट की तरह करो कि अगर इसके 12 मोल्स होते तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स लगते, 3N/2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन 3N/2 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, तो इट विल बी, ये 6 है तो आपका 18N हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन के 54 ml लग रहे हैं तो 18N की वैल्यू 54, सो N विल बी इक्वल्स टू 3। N3 पुट करोगे तो आपकी गैस का फॉर्मूला C3H6 आएगा, ये मतलब योर गैस विल बी प्रोपाइलिन। क्यों, सिंपल सा क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट पैक्स 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू 1560 किलोजूल। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अपटेकन बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, केयरफुल रहिएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल होता तो स्टूडेंट यहाँ पर बस वहीं पर एक गड़बड़ कर सकता है कि ये मॉलिक्यूल ले सकता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल, समझे। अब 100 ग्राम ग्लूकोज उसको एनर्जी दे रहे हैं 1560 किलोजूल। सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है कि अगर 100 ग्राम ग्लूकोज से एथलीट है, काफी ज्यादा एक्सरसाइज करता होगा बेचारा, एक्सरसाइज करेगा तो एनर्जी लेवल डाउन भी होगा। ग्लूकोज लेते ही वो एनर्जी इंटेक करके अपना एनर्जी लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है। तो 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इसे एनर्जी दे रहे हैं 1560 किलोजूल। अब ग्लूकोज मतलब
C6H12O6 और इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम। तो उसने 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो बोला है बेसिकली वो 1 मोल है, और 1 मोल मतलब 180 ग्राम। तो 180 ग्राम उसे कितनी एनर्जी देंगे? यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, 180 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब अननेसेसरली नो नीड टू मल्टीप्लाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही पर आपको टाइम सेव करना है कि ये वैल्यू हमें पक्का पता है कि 1560 किलो जूल से बड़ी होगी, और उससे बड़ा आंसर केवल आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है। तो हमारा आंसर केवल 2808 किलो जूल, ठीक है। और अगर हमें पढ़ते से ही क्वेश्चन क्लिक कर गया है तो मुझे तो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। बट एग्जाम में हमें पढ़ते से ही क्वेश्चन, एग्जाम में घर में भी इस तरह के क्वेश्चन में घर में ऐसा नहीं कि आप टाइम खोटी करें, आप पढ़िए तुरंत आंसर टिक करिए 2808 किलो जूल। चलिए लेट अस सी अवर क्वेश्चन नंबर 4। रिएक्शन के ऊपर आ गया है फिर से क्वेश्चन। व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, C6H12 साइक्लो आपका क्या हो गया, हेक्सेन बर्न हो रहा है और वो H2CO2 बना रहा है। अगर इसका डेल्टा जितना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ना, ये किलो कैलोरी में बेटा, ठीक है। तो डेल H बराबर बस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेल H जिसकी वैल्यू है -936.9, मतलब आंसर 1, 3 या 4 में से हो गया। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल E प्लस, ठीक है। आप देखिए हम लोग डेल्टा Mg, तो डेल्टा Mg ऑफ दिस रिएक्शन H2O लिक्विड तो काउंट होगा ना, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में केवल 6 मोल्स ऑफ गैस, रिएक्टेंट साइड में C6H12 काउंट नहीं होगा, 9 मोल्स ऑफ गैस। डेल्टा Mg की वैल्यू है -3, कैलोरी में है तो R की वैल्यू 2 × 10⁻³ और टेम्परेचर आपका 298। मैंने सीधे 2 × 10⁻³ इसलिए लिख लिया ताकि R की वैल्यू आपकी किलो कैलोरी में आ जाए, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को चेक करिए किस ऑप्शन में ये पूरा डाटा हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज मैचिंग इन द ऑप्शन नंबर 1। इसने इस माइनस साइन को बाहर ला दिया है, ये 2 × 10⁻³ 298, 3 को वहां से पीछे रख दिया है। तो हमसे कैलकुलेशन नहीं कराइए, जस्ट कौन सा एक्सप्रेशन सही हो रहा है इतनी बात करी गई है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग अगेन, ठीक है। इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, डेल H बराबर डेल E प्लस डेल्टा Mg RT। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन 24 ग्राम ऑफ C एंड 128 ग्राम ऑफ C अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग चेंज। आपको दिया गया है कि C प्लस S2 रिएक्ट करके CH2 बना रहे हैं। अब इसका डेल्टा H है 22 किलो कैलोरी। अब इसमें सिंपल सा हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 24/2 12 मोल्स, सॉरी 24/12 2 मोल्स। मोलर मास उसका 128 ग्राम ऑफ सल्फर, 128 को भी S2 है 64 से डिवाइड करो तो दोनों के 2-2 मोल। तो अगर इन दोनों के 2-2 मोल है तो CH2 के भी 2 मोल बने होंगे। रिएक्शन बता रही है कि 1 मोल CH2 बनता है तो 22 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से। नाउ 2 मोल्स ऑफ CH2 आर फॉर्मिंग, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा कि 44 किलो कैलोरी हीट आपकी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी। सो योर आंसर विल बी 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट मोल कॉन्सेप्ट का यूज हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ग्राफिकल है, द प्लॉट्स बिटवीन P and V which represents adiabatic and isothermal process respectively, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द ग्राफ इन द क्वेश्चन। और फर्स्ट ग्राफ को देखें तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गई क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। फोर्थ को देखें तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब उसने 2 और 3 के बारे में पूछा है ना। 2 और 3 में एक डेफिनेटली आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, एक एडियाबेटिक होगी क्योंकि पीवी ग्राफ आइसोथर्मल का भी कर्वेचर नेचर का होता है और एडियाबेटिक का भी। और ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन द थ्योरी कि ऊपर वाला ग्राफ एक्सपांशन के केस में इट विल बी ऑलवेज आइसोथर्मल। तो ऊपर वाला मतलब ग्राफ नंबर 2 आइसो का होगा, ग्राफ नंबर 3 एरिया का होगा,
क्या लॉजिकल रीजन देंगे अगर देना भी पड़े। मान लीजिए आपने एक लाइन फिक्स खींच दी, जैसे सपोज करो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, फाइनल पॉइंट पर आपने दोनों का वॉल्यूम सेम रख दिया है। अब किसका प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है? प्रोसेस 2 का। तो प्रोसेस 2 का प्रेशर ज्यादा है, मान लीजिए हम भूल जा रहे हैं तो लॉजिक नहीं पता है, प्रोसेस 2 का प्रेशर ज्यादा है, प्रोसेस 3 का प्रेशर कम है। इफ आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम PV इक्वल्स टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स तो गैस के सेम ही होंगे, R भी कांस्टेंट, आपने फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर एक गैस एडियाबेटिकली एक्सपांड कर रही है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होगा, जबकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करता है। क्यों फॉल करता है? बिकॉज एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब गैस को बाहर से कोई हीट नहीं मिल रही है, अगर वो एक्सपांड कर रहा है तो इट इज यूटिलाइजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, इस वजह से टेम्परेचर फॉल कर गया। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर मैं T रखता हूँ तो आइसोथर्मल में फाइनल पॉइंट पे भी टेम्परेचर T होगा, बट एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर T से कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर भी कम होगा। तो कम प्रेशर वाला प्रोसेस विल बी एडिया, ज्यादा प्रेशर वाला आइसो। ठीक है, बट अब हमें ये याद ही होना चाहिए बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैं कंपैरिजन में आपको बता चुका हूँ कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व का कंपैरिजन में हमेशा दो इंटरसेक्टिंग कर्व कभी भी गिवन है तो एक आइसोथर्मल का होगा और एक आपका एडियाबेटिक का होगा। इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस माने तो ऊपर वाला कर्व आइसो का होता है, नीचे वाला एडिया। तो एक्सपेंशन का केस मतलब इस पॉइंट से अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन में आइसो वाला कर्व ऊपर होगा, एडिया नीचे। कॉम्प्रेशन में यही चीज, क्योंकि अगर आप पीछे जा रहे हो, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, इसके पीछे जाने का मतलब आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम होना मतलब कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में ऑटोमेटिकली कौन सा कर्व ऊपर निकल गया? एडिया का और आइसो का नीचे। तो ये जस्ट हमारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करने के लिए फिर से इतनी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ओवरऑल आई एक्सपेक्ट कि हमें ये चीज सीधे सीधे याद ही होनी चाहिए थी। ठीक है, याद होती तो हमारा आंसर केवल 5 to 10 सेकेंड्स में टिक करने वाला होता कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज 3, आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2, मतलब माय आंसर विल बी 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DPP is saying 5 moles of a gas is put through a series of changes as shown graphically in a cyclic process A to B, B to C, C to A respectively R। ठीक है, अब देखिए A to B वॉल्यूम है आपका along कौन सी एक्सिस पे? Y। तो इसके along Y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, मतलब A to B शुड बी आइसोकोरिक। ऑप्शन 1 और 4 में से। B to C वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं केवल कौन सी प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस में। क्योंकि अगर हम लोग हर चीज को PV इक्वल टू nRT से सोचिए, इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन। ठीक है, n तो कांस्टेंट है, 5 मोल्स फिक्स कर दिए, R भी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं तो इट इज पॉसिबल कि प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो प्रोसेस विल बी आइसोबैरिक। ठीक है, तो B to C आइसोबैरिक प्रोसेस है। मान लीजिए एग्जाम में आप इतना नहीं सोच पा रहे बेटा, तो छोड़ दीजिए B to C को, C to A पर आइए। C to A एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया है, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका? टेम्परेचर। तो C to A आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए। तो इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद B to C तो मुझे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मुझे तब इससे देखना है कि फर्स्ट आइसोथर्मल आइसोकोरिक होनी चाहिए और थर्ड वाली आइसोथर्मल, ये दोनों मैच हो रहे हैं जाके आपके ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए हमारा आंसर भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 1 हो गया। ठीक है, बीच वाली प्रोसेस ऑटोमेटिकली आइसोबैरिक हो गई, जो हमने डिस्कस भी कर लिया। तब इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को समझिए कि अगर हमारा कोई ऑप्शन
ठीक है ना। तीन में से कोई एक प्रोसेस हमें ढंग से कंफर्टेबल नहीं है तो बाकी पे स्ट्राइक करें, ऐसा ना कि टाइम खोटी करें या क्वेश्चन छोड़ दें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm is run for 10 minutes on a 120 volt line. The work done in the period, है ना, ये इलेक्ट्रिकल वर्क पूछ लिया जो आप फिजिक्स में करते भी हो। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, और Q का फॉर्मूला होता है IT, V का फॉर्मूला होता है IR। V तो अच्छा उसने डायरेक्टली दे दिया है, ठीक है, चलो सही है। चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो उसने दे दिया है कितना, अच्छा उसने हमें एक तो टाइम दिया है T, ठीक, और 10 मिनट्स, रेजिस्टेंस दिया है R आपका 6 ohm और वोल्टेज दिया, ठीक। तो V को तो हम लोग 120 रखेंगे, ठीक है, और Q को हम लोग I इंटू T रखेंगे जिसमें V इक्वल्स टू होता है IR, ठीक है। What is the definition of current? It is charge flowing per unit time, per unit second होना चाहिए। तो V को तो 120 रखो, V इक्वल्स टू IR रखा, वोल्टेज 120, R 6, तो 120 पर 6, I की वैल्यू 20, टाइम 10 मिनट्स है तो उसे सेकंड्स में रखोगे 600 इंटू 120, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 तो ये हो गया, ठीक है। 12 6 जा 72, 72 का डबल 144, जिसे उसने 14.4 इंटू 10.5 कर दिया है, तो दैट विल बी आवर आंसर नंबर 2, और जूल में, क्योंकि सब आपने एसआई यूनिट में करा है, ठीक। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट इज ओम, वोल्टेज की एसआई यूनिट इज वोल्ट, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड्स, तो मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करा। तो जस्ट एक इलेक्ट्रिकल वर्क के ऊपर क्वेश्चन दे दिया है ना। बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल वर्क का चार्ज इंटू पोटेंशियल है, चार्ज पोटेंशियल तो डायरेक्टली गिवन है, चार्ज को हमने I इंटू टी लिखा है, I भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमने ओम्स लॉ को लगाया, V इक्वल्स टू IR, उससे I निकाला, 120 को 6 से डिवाइड करा, 20, टाइम 10 मिनट्स को सेकंड में रखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, क्लोज भी है इंसुलेटेड भी है, मतलब सराउंडिंग से इसे कोई लेना देना नहीं है। A liquid is stirred with a paddle, कोई लिक्विड है उसको आप किसी पैडल से स्टीयर कर रहे हो, मतलब हिला रहे हो, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आप टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज होगी। इंसुलेटेड है तो Q को तो पक्का 0 होना पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग से कोई भी हीट लेने देने का अधिकार इसके पास बचा ही नहीं है। और अगर फ्लॉट से देखें डेली इक्वल्स टू Q प्लस W, अगर Q 0 है तो डेली और W दोनों बराबर होंगे, और डेली W दोनों बराबर है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है, मतलब डेली और W बराबर भी होंगे, नॉन जीरो भी होंगे, और Q को 0 होना कंपल्सरी है। सो ऑप्शन विल बी 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, कहीं में भी उन्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है कि कैसे पहचाने। इंसुलेटेड से हमने Q को पहचाना, और फ्लॉट से हमने ये पता करा डेली और W दोनों बराबर होने चाहिए। नॉन जीरो कैसे पता करा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए नॉन जीरो होना कंपल्सरी था। चलिए, है ना, उसी तरह का सेम क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है अच्छा क्वेश्चन, मैं तो आपकी नजरों से बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन बड़ा दिख जाए वो क्वेश्चन आपकी नजरों में अच्छा हो जाता है, भले वो इजी क्यों ना हो, हम डर जाते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा लग ही रहा है, बट वही चीज है, डेल यू डेल एच पूछा गया। इस वेसल कंटेन्स 100 liters ऑफ अ लिक्विड X, हीट इज सप्लाइड टू द लिक्विड in such a fashion that heat given equals to change in enthalpy। तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि Q और डेल्टा H आपस में बराबर। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बाय 2 liters, ये डेल्टा V हो गया। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर है, डेल्टा V की वैल्यू आपका 2 है। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर लीटर में है, एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm, ये भी गिवन है।
एंड 202.6 जूल्स ऑफ हीट वाज सप्लाइड, मतलब Q की वैल्यू आपको प्लस 202.6 जूल है, ठीक है। तो डेल एच की वैल्यू प्लस 202.6, मतलब ऑप्शन या तो 2 से होगा या 4 से होगा, ठीक है। अब बात करें हम लोग, डेल एच 0 है फर्स्ट ऑप्शन है इसलिए गलत कर रहे हैं मैं, 4 में डेल एच नेगेटिव है इसलिए गलत कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करें कि डेल यू कैसे निकालें सर, डेल यू को निकालोगे प्लॉट से। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, गारंटी में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके नीट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई से शो करा जाता है, और हमारे फिजिक्स के वाले जो है केमिस्ट, चाहे वो नीट वाले हो मतलब मेडिकल से हो या आईटी वाले, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से शो करते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब उसके लिए बेटा क्यू तो आपको पता है 202.6 प्लस का, प्लस डब्ल्यू निकाल के ऐड करो, ठीक है। अब डब्ल्यू मैंने बोला है दुनिया की किसी भी प्रोसेस का डब्ल्यू, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, और प्रोसेस आइसोथर्मल हो, आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, बेसिक फॉर्मूला माइनस PdV, ठीक है, जिसमें आपको इंटीग्रेट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस की कंडीशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रोसेस की कंडीशन है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दिया गया 1, ये बाहर आया, dV का इंटीग्रेशन V2 माइनस V1 मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो उसने खुद ही भर दिया है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बाय 2 लीटर्स, ठीक है। साइन की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो V2 माइनस V1 मतलब V2 बड़ा है V1 से, इसलिए पॉजिटिव होगा। डिक्रीज बोलता है, और वैसे भी मैंने बोल दिया है आपसे कि एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव होता है, कंप्रेशन वाला वर्क पॉजिटिव होता है। एक्सपेंशन हो रहा है अपने आप साइन सही आएगा, कंप्रेशन होता है तो V2 माइनस V1 की वैल्यू आपको -2 रखनी पड़ती, क्योंकि तब V2 V1 से छोटा होता, और वो माइनस और ये माइनस आपके क्वेश्चन का आंसर प्लस कर देता, ठीक है। ये -2, बट बी केयरफुल, इट इज इन मीटर एटीएम, ठीक है। और हमें तो ये जूल में है, आपको बता रहे हैं था 1 मीटर एटीएम की वैल्यू 101.3 जूल होती है, तो आपका डेल वर्क डन का आंसर -202.6 है, और इस वजह से दोनों को ऐड करोगे तो डेल यू का आंसर आपका 0 हो गया। तो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है फोर्थ वाला कि डेल यू 0 होना चाहिए, डेल एच की वैल्यू प्लस 202.6 जूल, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 10, और अच्छा क्वेश्चन भी था। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 11, है ना। वापस वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ही कंपेरिजन है, दिख गया इतना क्वेश्चन चेंज करते ही। पढ़ लेते हैं क्या पूछना चाह रहा है। द करेक्ट फिगर करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटिंग isothermal and adiabatic expansion of an ideal gas from a particular initial state is P वर्सेस V का डायग्राम अभी बता दिया था क्वेश्चन नंबर आपका, है ना, कौन सा था 6 में, कि एक्सपेंशन के केस में PV ग्राफ दोनों के ही कर्वेचर होते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। पूरा एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7, और ऊपर वाला कर्व हमेशा एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का होगा, नीचे वाला कर्व है ना एडियाबैटिक का। कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा, कंप्रेशन में ऊपर आइसो, सॉरी ऊपर एरिया नीचे आइसो, तभी एक्सपेंशन हो रहा है ना। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो, एक्सपेंशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप इस इनिशियल पॉइंट से एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जा रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एक्सपेंशन। कंप्रेशन वाला कर्व होता, वो भी समझाने के लिए होता, तब कर्व कुछ इस तरह का होता, इस पॉइंट से आप पीछे की तरफ जाते दिखाई देते, तब ऊपर वाला कर्व आपका एरिया और नीचे वाला कर्व आपका आइसो का हो जाता, ठीक है। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कुछ उसी तरह का लग रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कर्व के बेसिस का क्वेश्चन है। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस R to S to R, पहले R से S गए, फिर S से R है, as shown in the figure. You are told that one of the path is adiabatic and one is isothermal. Which one of the following is true? ठीक है। चलिए अब हमें बोल रहा प्रोसेस R to S is isothermal, ठीक है। प्रोसेस S to R है ना, मैंने पहले ही बोला था ना, तो दो कभी आइसोथर्मल पर आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है ना, कभी दो एडियाबैटिक कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दो एडियाबैटिक कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं बट गैसेस अलग अलग हो। अगर गैसेस सेम हो गई तो ना तो उस गैस का कोई भी एडियाबैटिक कर्व इंटरसेक्ट करने वाला है, न ही उसका आइसोथर्मल कर्व इंटरसेक्ट करने वाला है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कर्व है, दोनों कर्वेचर हैं, तो डेफिनेटली एक आपका आइसोथर्मल होगा और एक आपका एडियाबैटिक होगा। ठीक है, अब हमें पहचानना है कौन सा आइसो कौन सा एडिया, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा तो मजेदार है आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तब इस तरह के क्वेश्चन में काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें क्या देखना है। दो आइसोथर्मल कर्व भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, दो आपका एडियाबैटिक भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक होगा। बट अब देखिए पीवी कर्व है, मान लीजिए फर्स्ट आपका आइसोथर्मल है, यहाँ से आप यहाँ पहुंच गए आइसोथर्मल से। ठीक है, आइसोथर्मल में आपका अगर आप यहाँ से यहाँ गए हो तो प्रेशर तो आपने है, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, एज्यूमिंग कि फर्स्ट इज आइसोथर्मल, तो प्रेशर तो हमारा कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब अगर मैं वापस पीछे की तरफ ले जाऊं इसी कर्व को, ठीक है, और इसी पॉइंट पर ले जाना है, तो इसी पॉइंट पर ले जाने का मतलब मुझे प्रेशर को बढ़ाना है, वॉल्यूम को भी वॉल्यूम को कम करना है, ये दो चीजों को जस्टिफाई रखनी है। टेम्परेचर फिर से मुझे क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, तभी मैं वापस इस पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। और अगर सेकेंड प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक आपने अगर फर्स्ट को आइसो माना है तो सेकेंड को एडिया होना कंपल्सरी था। ठीक है, लेटेस्ट एज्यूम कि आपने फर्स्ट को आइसो एडिया माना होता तो सेकेंड को फिर क्या होना जरूरी था, आइसो। दोनों ही केसेस में आपका कभी भी ये सिचुएशन मिलने वाली नहीं है कि दो पैरामीटर सेम हो, क्योंकि अगर एक प्रोसेस आइसो है दूसरी एडिया है तो एडिया में तो तीनों वेरिएबल्स चेंज करेंगे बेटा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय आइडिया। मान लीजिए मैं रिवर्स कर दूं, ये फर्स्ट केस कि R2S वाले को आइसो माना, ठीक है, S2 R वाले को एडिया माना आपने, तब ये सिचुएशन होगी, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। एरिया से वापस जाना है आपको, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, यहाँ तक तो सही है, बट सेम पॉइंट पे जाना है तो टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब उल्टा कर दीजिए, अगर आपने R2S को, है ना, इसका सीधे सीधे पहले संबंध भी फिर लॉजिक भी होता रहा, R2S को अगर आपने एरिया माना तो एरिया में अब आपका प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हुई और इंटरनल एनर्जी हमेशा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है गैस के लिए। जिन भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ग्राफ केवल गैस के लिए माने जा रहे हैं ना, क्योंकि ये ग्राफ हमने केवल गैसेस के लिए बनाए थे। तो मजबूरी में अब S2R को आइसो होना पड़ेगा, तो आइसो होने का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम फिर से आपने सेम रखा है, तो टेम्परेचर भी जो इस पॉइंट पर होगा वही इस पॉइंट पर होगा, तो प्रोसेस फिर आपका, ठीक है, टेम्परेचर आपका कम हो चुका, जबकि आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर क्या बना रहना चाहिए था, कांस्टेंट रहना चाहिए था, तो ये फिर कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इस तरह की प्रोसेस कभी भी पॉसिबल होने वाली नहीं है। इनफैक्ट आप ध्यान देना कि क्या होना चाहिए, ठीक है, ये तो दो प्रोसेस वाली साइक्लिक प्रोसेस हो गई, अगर तीन प्रोसेस वाली साइक्लिक प्रोसेस भी होती तब जाके आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व आपस में इंटरसेक्ट करना पॉसिबल थे। दो प्रोसेस वाली साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी आइसो और एडियाबैटिक कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको लॉजिक दे सकता हूँ, यहाँ से आप यहाँ चले तो आइसो पर ऊपर पहुंचे, यहाँ से यहाँ चले तो एडियाबैटिक से आप नीचे पहुंचे, तभी तो आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। अदरवाइज तो अगर दोनों पॉइंट दोनों प्रोसेस से सेम और इनिशियल पॉइंट सेम हो गए, फिर हम कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन सी प्रोसेस आइसो है कौन सी एडियाबैटिक है। तो हमारा आंसर यही होगा कि सच ए ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है। तो ध्यान दे देना कि इंटरसेक्टिंग कर्व आइसो और एडिया के हो सकते हैं, बट उसमें फिर मिनिमम कम से कम
3 प्रोसेस होनी चाहिए। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरसेक्टिंग कर्व हो सकते हैं आइसो रेडिया पे, बट 3 प्रोसेस होनी चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन से देखो 2 प्रोसेस ये हो गई, तीसरी प्रोसेस में इसको इससे जोड़ दूं, तो मिनिमम 3 प्रोसेस तो होना जरूरी है, तो ही आइसो रेडियोलिटिक के कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं। 2 का कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्यों? लेंथ बड़ी है, पढ़ने में मजा आएगा। कई स्टूडेंट पढ़ने में आलस पना दिखा के छोड़ देते हैं। 50 लीटर ऑफ a certain liquid is confined in a piston system at an external pressure of 100 atm। तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट है और वो 100 atm। दिस प्रेशर इज सडनली रिलीज्ड। सडनली रिलीज का मतलब प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। अगर आपको डिफरेंस वगैरह याद हो कि जो भी प्रोसेस सडनली होती है वो इरिवर्सिबल होती है। एंड लिक्विड इज एक्सपैंडेड अगेंस्ट द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बाय 1 लीटर। मतलब इनिशियल वॉल्यूम तो 50 लीटर था, बट फाइनल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है तो 51 लीटर है। और ये आपका कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा 1 atm होता है। इज आस्किंग फाइंड द वर्क डन, और लीटर atm में पूछा है। अभी मैंने आपसे बोल दिया वर्क डन सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी प्रोसेस है दुनिया की, एक ही फॉर्मूला है -PdV। जस्ट इंटीग्रेट करते वक्त यू हैव टू पुट द कंडीशन ऑफ प्रोसेस। अब क्या कंडीशन पुट करोगे प्रोसेस की कि प्रेशर तो कांस्टेंट है 1, dV का इंटीग्रेशन V, फाइनल वॉल्यूम इज 51, इनिशियल वॉल्यूम इज 50, तो -1 ही रहेगा लीटर atm में। माइनस साइन बस वो हटा दे रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो आपका आंसर 1 लीटर पर atm है। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका कोई यूज नहीं पड़ा है। इसका यूज तब होता है जब वो मुझसे डेल्टा H वगैरह में कोई दूसरी चीज पूछता है, तब हमारा यूज पड़ता। बाकी अभी वर्क डन में इसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेंशन हुआ है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। अच्छा, 4 स्टेटमेंट्स हैं, अब बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। सो लेट अस सी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? वर्क डन बाय द सराउंडिंग। बाय द सराउंडिंग का मतलब ऑन द सिस्टम इन केस ऑफ इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन इज मोर देन सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। वर्क डन बाय द सराउंडिंग मतलब ऑन द सिस्टम हो गया है, ठीक है। और इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन बोल ही दिया उसने, ठीक है। इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन इज मोर देन सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। इनफाइनाइट स्टेज मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, सिंगल स्टेज मतलब इरिवर्सिबल, और एक्सपेंशन में हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस से। मैंने ग्राफिकली काफी अच्छे ढंग से, आई एम नॉट इन द पोजिशन की ये टॉपिक में फिर से, क्योंकि लेंथी टॉपिक था तो डिस्कस करूं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में इफ यू हैव सम लिटिल बिट स्लगिश कॉन्सेप्ट जो आप भूल गए हैं, तो जहां हमने आइसोथर्मल और रेडियोलिटिक को पढ़ा है वहां हम लोगों ने बात करी थी। इनफाइनाइट स्टेज मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, और सिंगल स्टेज मतलब इरिवर्सिबल। और एक्सपेंशन में सिंगल स्टेज का वर्क डन कम होता है, इरिवर्सिबल का मतलब वर्क डन कम होता है, रिवर्सिबल का ज्यादा। सेकेंड, इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क। विथ साइन की बात कर रहा है बेटा ना, तब तो सही है, क्योंकि एक्सपेंशन में अगर आपने एक्सपेंशन की बात करना हो, ठीक, एक्सपेंशन में अगर रिवर्सिबल का वर्क डन आपका -500 जूल आया है, इरिवर्सिबल का वर्क डन न्यूमेरिकल वैल्यू इससे कम होगी, ठीक, क्योंकि माइनस साइन तो केवल इतना बता रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो उसने अगर विद साइन बोल दिया है तो फिर मैथमेटिकली सोचना है आपको, और मैथमेटिकली -400 इज ग्रेटर देन -500। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। ऑन एन आइडियल गैस इन केस ऑफ सिंगल स्टेज एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग आर रिस्टोर्ड बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स। बिल्कुल एब्सर्ड आंसर, गलत आंसर। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप ना सिंगल स्टेज बोल दिया है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप सिस्टम और सराउंडिंग को
रिस्टोर कर सकते थे वापस ओरिजिनल पॉइंट पे। इरिवर्सिबल का मतलब ही है जो सेम पाथ से कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाली नहीं है, तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। फोर्थ को भी देख लें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थर्ड इनकरेक्ट है, तो अब आंसर 2 और 4 में से हो सकता है। अब देखें, इफ अ गैस इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन thermodynamic equilibrium is taken from state A to state B by 4 successive single stage expansions, ठीक, by 4 successive single stage expansion, then we can plot 4 points on the PV indicator diagram, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है ये, क्योंकि ये फोर्थ वाला तो पक्का इनकरेक्ट है आपका। आप चारों पॉइंट्स को इंडिकेटर डायग्राम पर शो नहीं कर सकते हो, ठीक, वी कैन प्लॉट 4 पॉइंट्स ऑन द पीवी इंडिकेटर डायग्राम, तो ये भी इनकरेक्ट है हमारा। तो फर्स्ट में भी इनकरेक्ट तो मुझे यहीं पे लग रहा था, बिकॉज यहाँ बोला है वर्क डन बाय द सराउंडिंग, और बाय द सराउंडिंग का मतलब होता है ऑन द सिस्टम, और सिस्टम काम कर रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम में कंप्रेशन होता है, न कि एक्सपेंशन। तो इस बेसिस पर अब केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 ही, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 ही करेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका आंसर भी 1 लेंगे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि फर्स्ट में वहां इंडिविजुअल है, थर्ड में रिवर्सिबल होता है, सही होता है, फोर्थ में आपका, ठीक है। तो वी कैन प्लॉट 4 पॉइंट्स ऑन द पीवी इंडिकेटर डायग्राम। हाँ, 4 चारों पॉइंट्स को आप इंडिकेटर डायग्राम पे शो कर सकते हो। करेक्ट आंसर 3 होना चाहिए, मतलब केवल 2 और 4 करेक्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। फर्स्ट में मुझे एम्बिग्यूटी लग रही है, हो सकता है कि बाय मिस्टेक, माइट बी द मिस्टेक ऑफ ऑपरेटर, उन्होंने वहां पर बाय द सिस्टम की जगह सराउंडिंग कर दिया हो, तो अब इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। अगर वो सिस्टम है तब तो 4 आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आंसर 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। A sample of liquid in a thermally insulated container, thermally insulated है मतलब बाहर से कोई हीट नहीं ली जा सकती है, Q को 0 होना कंपलसरी है, तो आंसर 1 या 4 में से होगा। Is steered for 2 hours by mechanical linkage to a motor in the surrounding for the process। अब अगर लगातार Q 0 हो गया है, इसका मतलब W और W दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब W W बराबर होंगे, अगर आप लगातार हिला रहे हो तो आप खुद ही समझिए कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, आपका बढ़ते जाएगा, मतलब W पॉजिटिव होगा, और अगर W पॉजिटिव होगा तो W भी पॉजिटिव। हमने क्यों बोला कि W और W बराबर होंगे, क्योंकि हम लोग फ्लॉट को लगा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर Q 0 है तो W W को बराबर होना पड़ेगा, इस वजह से हमारा आंसर केवल 4th वाला ही होगा, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी नंबर 2, मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विथ appropriate entries of column 2 and choose the correct option out of the 4 options। आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल्टा T0, X का तो P, मतलब 1 या 2 में से आंसर। आइसोबैरिक प्रोसेस का डेल्टा P0, तो Y का R, मतलब ऑप्शन केवल 2, बट चेक सबको कर लेते हैं। एडियाबेटिक का Q0, तो Z का S होना चाहिए, और आइसोकोरिक का डेल्टा V0, तो W का Q। चारों आपके एग्जाम में करते हो इस टेक्निक से करेंगे ना, न कि पहले आंसर निकालें फिर ऑप्शन चेक करें। आइसोथर्मल P फर्स्ट या सेकंड में से आंसर, अगला चेक करते ही अगली 2 प्रोसेस बच गई। ये टाइम सेविंग है आपका, और इस तरह की ट्रिक्स को आपको कमांड करना पड़ेगा, सीख के, क्योंकि अब हमें आंसर से आंसर निकालने की आदत डालनी। चलिए, सो लेट अस प्रोसीड टू अवर थर्मोडायनेमिक्स लास्ट डीपीपी नंबर 3। तो ऑलरेडी इफ यू काउंट द क्लास इलस्ट्रेशन, हमारे लगभग है ना 70, 80, 100 की रेंज में क्लास इलस्ट्रेशन रहे होंगे, और इन 3 डीपीपी में मैंने 48 क्वेश्चंस का कलेक्शन करा है, ठीक है, ताकि आपको पूरा तरह से आइडिया मिल जाए। अब जो डीपीपी 3 है ये गिब्स एनर्जी एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस में ज्यादा है। फॉर स्ट्रेच्ड रबर एंट्रोपी, आपको बताया था ना कि एग जब बॉईल करा जाता है तो हमें लगता है कि उसकी एंट्रोपी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एग पहले लिक्विड है बाद में सॉलिड हो रहा है, बट आपको बताया गया था कि डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है, उस वजह से
कॉइल्ड स्ट्रक्चर उल्टे अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में बदलती है एग में, क्योंकि मुझे लगता है एग का क्वेश्चन भी आगे होगा और इस वजह से एग के बॉइलिंग में एंट्रोपी आपकी बढ़ती है। उसी तरह से रबर की जब स्ट्रेचिंग करते हो आप, है ना, रबर स्ट्रेच करा हमने सीधा करा, ठीक है, हमें लगता है कि स्ट्रेच हो गया मतलब टेंशन में आ गया, एंट्रोपी क्या होगी उसकी बढ़ेगी, बट यहाँ पर उल्टा होता है। रबर जब नॉर्मल फॉर्म में है तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपकी बदल जाती है अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में, तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी एंट्रोपी उल्टे क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए द लिस्ट रैंडम स्टेट ऑफ H2O। सॉलिड्स में रैंडमनेस सबसे कम होती है, गैसेस में सबसे ज्यादा, आइस, लिक्विड वाटर और स्टीम। कौन सा फॉर्म सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का, आइस, इसलिए 1 विल बी योर आंसर कि आइस में सबसे कम रैंडमनेस होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन 11.2 लीटर ऑफ O2 आर मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP, है ना, गैसेस की मिक्सिंग की एंट्रोपी पूछिएगा, और गैस डेफिनेटली जब भी मिक्सअप करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आपको मैंने बता दिया था कि डेल्टा S ऑफ आइडियल गैस इसके एक ही फॉर्मूले से निकालनी है, क्या, NCV ln ऑफ T2/T1 प्लस NR ln V2/Dl। ठीक, तो एक्चुअली हमारे नीट सिलेबस में एंट्रोपी का ज्यादा डिस्कशन शामिल नहीं है, बट स्टिल मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने डीपीपी के फॉर्म में डाले भी हैं। अब मिक्सिंग का हमने भले क्लास में ना करा हो इलस्ट्रेशन के वक्त, बट आप ध्यान रखना कि इसी फॉर्मूले में ना आपको गैस का कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक फॉर्मूला है, STP है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म को तो 0 कर दो। अब आंसर सेकेंड टर्म में 11.2 लीटर O2 STP पर, मतलब उसके हाफ मोल हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू ln, मैंने क्या बोला, गैसेस के लिए वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब शुरुआत में अगर वॉल्यूम हाफ था तो बाद में वॉल्यूम आपका डबल हो गया, क्योंकि H2 का भी हाफ लीटर है, तो केल में इस फॉर्मूले से चल रहा है। सेकेंड वाले के लिए भी एग्जैक्टली सेम, हाफ इंटू 2 इंटू ln, H2 का भी इनिशियल वॉल्यूम अगर हाफ होगा तो फाइनल वॉल्यूम 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिक्सअप हो चुके हैं, टोटल वॉल्यूम हाफ प्लस हाफ 1। अब आप देख सकते हो, है ना, ये कैंसिल होगा, ये ln2, ये भी ln2 मतलब इट इज 2 ln2, अच्छा जूल में सोल्व है ना, तो अभी R रहने दो बेटा, ठीक, जो आखिरी में पुट कर, मैंने कैलोरी में 2 रख दिया था R को, तो ये R ln2, ये R ln2 दो बार है, तो इट इज सिंपली R ln2। अब जूल वाला है, R की वैल्यू रफली 25/3 रखो, और ln2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7 होती है, 25 7 जा 175, मतलब 17.5/3। अब डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 3 5 15, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग वाला आंसर, 2 बचा, तो लगभग आपका 25, अप्रोक्सीमेटली 5.8। थोड़ा सा इससे कम आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको R को सिंपल बनाने के लिए हमेशा 25/3 लेने को बोला है। एक्चुअली R की वैल्यू 8.31 होती है, एंड 25/3 थोड़ा सा ग्रेटर होता है 8.31 से, इसलिए हमारा रफ आंसर भी थोड़ा सा बढ़ा आ रहा है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नाइस क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन में अच्छे बोल रहा हूँ उन्हें टिक लगा के जरूर रखें, बिकॉज स्टूडेंट्स का एक फाइनल डाउट होता है सर लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करें। थ्योरी रिवाइज करना तो मस्ट है बेटा, बार बार मैंने आपसे बोले थे कि अपने की पॉइंट्स जरूर आप नोट करिए, जो मैंने जहाँ जहाँ पर गोल्डन फॉर्मूले गोल्डन पॉइंट्स बताए गए हैं, और उसके अलावा साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चंस को टिक करिए, ताकि आप 1-2 घंटे में थ्योरी रिवाइज करके की पॉइंट, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे तुरंत एट ए साइड पढ़ते ही बन जा रहे हैं, दैट मीन यू आर कंफर्टेबल विथ योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G नॉट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये तो सीधे फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन तो हमें कुछ करना नहीं है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K
हमारा आंसर सीधे सीधे 1 है ना। RT वाला फोर्थ वाले फॉर्मूले में क्या करता है, यहाँ ln होता तो केवल RT ln के, बट अगर log है अनलेस अदरवाइज मेंशन, log मतलब टू द बेस 10 होता है, तब आपका 2.303 वाला कोफिशिएंट भी आएगा। सो आंसर विल बी 1। बाय मिस्टेक जल्दबाजी में स्टूडेंट 4 भी टिक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू गैसेस आर मिक्स्ड द एंट्रोपी, यही क्वेश्चन हमने करा है। जब भी दो गैसेस को मिक्सअप करोगे, इसका वैल्यू हमने अभी निकाला जस्ट 2 मिनट पहले 5.76। दो गैसेस को मिक्स करा तो रैंडमनेस सिस्टम की बढ़ गई, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी चेंज आपका पॉजिटिव होगा, तो हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी इंक्रीजेस, आंसर विल बी 3। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज दिस, द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। डायरेक्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, del S vaporization equals to del H vaporization by T। अब डेल्टा H वेपोराइजेशन की वैल्यू 186.5, बट बी केयरफुल किलो जूल में है, 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अब इसकी वेपोराइजेशन मतलब, अच्छा किलो जूल में बोल रहा है आंसर भी, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000, बस इसको टेम्परेचर, तो वाटर बॉइल किस टेम्परेचर पर होता है, टेम्परेचर कहीं मेंशन नहीं है, जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट कि आपको पता है कि नहीं। तो वाटर आपका बॉइल 373 पर होता है, 186 ऊपर है, नीचे 373 है, 186 का डबल ही लगभग 372 होता है, और इनफैक्ट एग्जैक्टली ये 2 टाइम्स है, तो हमारा आंसर 0.5, मतलब आंसर विल बी 1.5 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। Question number 7. In a spontaneous irreversible process, total entropy of system and surrounding increases. अगर spontaneous बोल दिया है, क्यों irreversible process बोल दिया है, तो इससे ज्यादा लग्जरी तो कुछ नहीं हो सकती है ना, क्योंकि वो यहाँ तो केवल irreversible process बोलता तब क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा अच्छा मानता। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। आपको बार बार मैंने समझा रहा था कि दुनिया में होने वाली अगर हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और नेचर में होने वाली सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, तो इसलिए हमारा आंसर केवल 2 हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड है। डेल जी डेल एस में व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी for the process of ice melting at 283 Kelvin। बस इसमें क्या सोचना है, हो सकता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइस का मेल्ट होना 283 केल्विन पर पॉसिबल है कि नहीं, तो आइस का खुद का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, तो डेफिनेटली 283 केल्विन वाले कंटेनर में या रूम में जहां पर भी आपने रखा है जिसका टेम्परेचर 283 केल्विन वहां वो मेल्ट होगी, तो इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव। क्या होता अगर यहाँ टेम्परेचर 263 हो जाता, तो 263 केल्विन वाले रूम में रखने पर, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में रखने पर आइस मेल्ट नहीं होती, तब आप बोलते हो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता। क्या होता अगर टेम्परेचर 273 होता, तब आंसर 2 हो जाता, क्योंकि 273 पर वो इक्विलिब्रियम पर रहती, तो डेल जी 0 हो जाता। मतलब तीनों ऑप्शन हो सकते थे, टेम्परेचर देख के आपको डिसाइड करना था, ठीक है। चलिए अभी आंसर 3 है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस बोल दिया, अब वो एंडो रिएक्शन है या एक्सो है, अगर उसने स्पॉन्टेनियस बोल दिया तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा, तो इसका आंसर केवल 3 होगा। ठीक, ये पूछता कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा जी क्या हो सकता है, तब आंसर 4 हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर केवल उसकी लैंग्वेज से चेंज होगा। अगर वो केवल नेचर पूछता या डेल्टा जी का साइन पूछता, तब मेरा आंसर 4 होता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट स्पॉन्टेनियस दे दिया है तो डेल जी को नेगेटिव होना, फिर फिक्स है तो आंसर केवल 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस दिस ठीक, द प्रोसीड्स स्पॉन्टेनियसली बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस पर बोल रहा है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है, ऐसा क्यों? पहले हम डेल एच को देखें था, कंबशन रिएक्शंस का डेल्टा एच, है ना, कंबशन रिएक्शन है, हमेशा
नेगेटिव होगा बिकॉज कंबशन में हीट रिलीज होती है। अब मैं डेल्टा एस को देखूं तो डेल एच का नेगेटिव होना स्पॉन्टिनिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, बार बार ये मैं आपसे बोल चुका हूँ। ठीक है कि हर सिस्टम चाहता है उसका एनर्जी कंटेंट कम हो, तो जहां पर भी एनर्जी कम हो रहा होगा वो एक सपोर्टिंग फैक्टर होगा। जहां ठीक है, और एंट्रोपी के टर्म्स में एंट्रोपी का बढ़ना एक सपोर्टिंग फैक्टर होता है क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही। अब इसमें डेल्टा एनजी को देखें, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एनजी है वो H2O लिक्विड और बेंजीन लिक्विड को काउंट नहीं करेंगे। 6 माइनस 15/2 मतलब -3/2, और डेल एनजी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, तो एक फैक्टर अपोजिंग फैक्टर है। ठीक है, अब तब भी वो बोल रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर रही है, तो डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये स्पॉन्टेनियसली इसलिए प्रोसीड कर रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच जो होगा ये नेट टर्म हो गया नेगेटिव बेटा, ये पूरा टर्म हो गया पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा किससे, टी डेल्टा एस से। ठीक है, टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, ये हो नहीं सकता है, फर्स्ट हो नहीं सकता है, तब तो डेल जी जीरो हो जाता। तो अभी इसको नेगेटिव करने का मतलब डेल एच शुड बी लेस देन क्या आपका टी डेल्टा एस। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आप 3 को टिक करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज जनरली अकम्पेनिड बाय। तीसरी बार क्वेश्चन आ गया बेटा मिक्सिंग ऑफ गैस पर, चाहे वो नॉन रिएक्टिव हो चाहे रिएक्टिव हो, गैस को जब भी मिक्स करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और हर जगह मैंने बोला है जहां पर भी पार्टिकल्स बढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में भी मैंने ये चीज बोली थी, पार्टिकल्स बढ़ने पर रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी। तो इसलिए चाहे नॉन रिएक्टिव हो रिएक्टिव हो, गैस को मिक्स करने पर हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी। आंसर विल बी 2, इंक्रीज इन एंट्रोपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 mole of an ideal gas is expanded irreversibly and isothermally at 37 degrees Celsius until its volume is doubled. 3.41 kilojoule of heat is absorbed from surrounding. Delta S total will be. ठीक, इरिवर्सिबल बोल दिया बेटा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, मतलब 0 आंसर होगा न फर्स्ट होगा। अब आंसर केवल 2 या 3 में से ही कुछ हो सकता है। पहला तो हमारा ये शॉर्टकट बना। ठीक है, अब डेल्टा एस टोटल के लिए पहले तो डेल्टा एस सिस्टम भी निकालना पड़ेगा और डेल्टा एस आपको सराउंडिंग भी। सराउंडिंग का कैसे निकलेगा, उसने खुद ही दे दिया है 3.41 किलोजूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग से सिस्टम में 3.41 किलोजूल हीट एब्जॉर्ब करी है, दैट मीन सराउंडिंग में इतनी ही हीट रिलीज करी होगी, इसलिए सराउंडिंग के लिए हमें माइनस है। हमारा बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करने का अधिकार ब्रह्मा जी ने अभी तक इस यूनिवर्स में किसी को नहीं दिया है। तो जब सराउंडिंग का निकाला जाता है तो टी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल विल बी क्यू रिवर्सिबल। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो क्यू ऑफ सिस्टम होगा वही क्यू ऑफ सराउंडिंग भी होता है, बस साइन अपोजिट। तो सिस्टम में एब्जॉर्ब करे इसलिए माइनस, और साथ में आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 मतलब 310। अब ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 30 के मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स। 31 का 10 टाइम्स होगा 310, 31 11 हो गया। ठीक है, अब सिस्टम कैसे निकालें, तो ध्यान रखना अभी मैंने बोला अगर सिस्टम आइडियल गैस है तो दुनिया की कोई प्रोसेस क्यों ना हो जाए, इसका फॉर्मूला फिक्स है NCV ln ऑफ T2/T1, 2 बार ln लिख लिया माइनस प्लस NR ln V2/V1। इफ यह सिस्टम इज आइडियल गैस तो वो दुनिया की कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रही हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। ये केयरफुल रहिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आइसोथर्मल बोल दिया है, न्यूट्रॉन तो 0, तो आपको डेल्टा सिस्टम
इस फॉर्मूले से निकालना है। n को रखोगे 2 बेटा, r वापस जूल में है इसलिए 25/3 रखिए और इनटू अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल तो ln2, ठीक है। तो ln2 की वैल्यू आपका 0.7 होती है रफली, 27 इंटू 0.7 17.5 इंटू 2 35/3 तो ये आपका 11.67 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ये प्लस का ये माइनस का, तो डेल्टा इज टोटल। वेरी नाइस क्वेश्चन, जो ये एडवांस लाइक क्वेश्चन होते हैं ना, इतना बड़ा अगर हमसे नीट में पूछ ले तो टाइम भी लगेगा, तो एक आधा क्वेश्चन तो हमें एडवांस लेवल का पता होना चाहिए। दोनों को ऐड करोगे बेटा, इसलिए नेट आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.67, थोड़ा सा इससे कम इस आ जाएगा आपका, है ना, इसी के आसपास होना चाहिए। तो 2 अब कहाँ पे कम होगा, क्योंकि एक तो मैंने ये बढ़ा दिया है, आर की वैल्यू अभी मैंने आपसे बोली थी 8.31 होती है, ठीक है, थोड़ा सा। दूसरा ln2 की एग्जैक्ट वैल्यू 0.693 होती है, हमने उसे 0.7 लिया इस वजह से, बट हमें तो क्लोजेस्ट आंसर चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को भी अपनी हिट लिस्ट वाली बुक में रखिएगा। इसे आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे करा जाएगा, टोटल एंट्रोपी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेल्टा जी इज -177 किलो कैलोरी फॉर दिस रिएक्शन। Delta G is -19 kilocalorie for this reaction. What is the Gibbs energy of formation of Fe3O4 solid? फॉर्मेशन की क्या रिएक्शन लिखोगे बेटा, अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेशन के लिए व्हाट रिएक्शन यू हैव टू राइट, ठीक। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की इक्वेशन फिक्स है, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं से बनेगा, तो यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। मतलब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली टास्क आपको Fe3O4 प्रोडक्ट साइड में चाहिए, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में रहने दो, -19 है, -19 रहेगा, बट आपको 1 मोल चाहिए, मतलब यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, चलो मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। तो पहले 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको Fe3O4 का कोफिशिएंट 1 चाहिए। अब अगर मैं ऊपर वाले से देखूँ बेटा, तो जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड करा, इसका कोफिशिएंट तो 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 4/3, इसका कोफिशिएंट आपका 3, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4/3 से, क्योंकि तभी दोनों क्या होंगे आपके कैंसल होंगे, ठीक है, और तभी 2O2 बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को आपको उल्टा भी नहीं करना है, बट 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इट इज 4/3 ऑफ -177। 3 को कॉमन ले लीजिए बेटा, 19 को रफली 20 लो, माइनस भी कॉमन ले लेता है, और इसको रफली 180 लो, 180 इंटू 4 720, ठीक है। 720 प्लस 20 740, माइनस का 740/3। अगर आप 750 लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका माइनस का 250, उससे थोड़ा सा आपका आंसर कम होगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर 240 है ना, 229 वाला होगा, क्योंकि हमने बढ़ा भी दिया है ना। यहाँ पर हमने 3 4 12 बढ़ाया है, यहाँ 1 बढ़ाया है, तो एग्जैक्ट आपका 13 बढ़ा चुके आप, तो ये 727 होगा। तो माइनस का 240, मतलब भी यही आ रहा है, माइनस का 242.3, आंसर विल बी 2। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप चाहते तो वो भी सिंपल है, वो भी बता दूं। क्या दूसरा तरीका है, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एंड स्टेबल एलिमेंट IUPAC ने 0 बोला है, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का जो भी डेल्टा G है, इट विल बी गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, Fe2O3, एंड इट विल बी इक्वल्स टू -177। अब आप इसको सेकेंड रिएक्शन के ऊपर लगा दो, सेकेंड का गिब्स एनर्जी -19 में, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। इफ यू रिमेंबर हमने फॉर्मूला लिखा था कि डेल्टा SR, किसी रिएक्शन का डेल्टा SR निकालना हो तो समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। किसी रिएक्शन का डेल्टा G निकालना हो तो इट इज
दो मेथड्स हैं, डेल एच माइनस टी डेल्टा एच से भी निकाल सकते हो। पहले रिएक्शन का डेल्टा एच निकालें, फिर रिएक्शन का डेल्टा एच निकालें, फॉर्मूला लगाएं, या फिर सीधे गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएं। तो उसमें 3 टाइम्स ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की हो गई, Fe की तो 0 होगी, माइनस 4 टाइम्स ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 जो आपने ये निकाली है। तो वही एग्जैक्टली सेम हो रहा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ जाके ये ऐड हुआ बेटा, तो 19 और 4 टाइम्स ऑफ 177 ऐड हुआ और फाइनली वो 3 से डिवाइड हुआ। तो अब जो अप्रोच लगे ना, एकदम से देखते से जो मुझे क्लिक करा वो ये था कि जस्ट मैं Fe3O4 की फॉर्मेशन की रिएक्शन को किसी तरह से ले आऊं और उससे अपना काम कर दूं। ये तरीका भी सही है आपका, ठीक। तो वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल आप उस मेथड को अडॉप्ट कर लीजिए। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 14 जो थ्योरेटिकली लग रहा है। Which one of the following reaction has entropy greater than 0? मतलब किस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है? तो एंट्रोपी उस रिएक्शन में बढ़ेगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस लग रहे हैं साफ। देखें फर्स्ट में डेल्टा एनर्जी उल्टे नेगेटिव है, गैस से सॉलिड जा रहे हो, एंट्रोपी कम होगी। सेकेंड में एक्वस फेज से सॉलिड फेज में जा रहे हो, सॉलिड की तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसमें रैंडमनेस सबसे कम होगी, वो तो फिक्स पड़ा रहेगा। अगर मैं इसे डिजोल्व कर दूं पानी में एक्वस फॉर्म में तो डेफिनेटली कुछ आयंस फ्री होकर रैंडमनेशन बढ़ाएंगे, सेकेंड में भी नेगेटिव। थर्ड में आप सॉलिड से एक्वस में जा रहे हो, उसी का उल्टा है। तो जो लॉजिक सेकेंड में मैंने बोला, एक्वस से सॉलिड में आ रहा था, रैंडमनेस कम हो रही है, सॉलिड से एक्वस में जाऊंगा रैंडमनेस बढ़ेगी। चलिए फोर्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ में गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो फोर्थ का भी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0 वाला ऑप्शन विल बी ओनली 3, ठीक। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रेस, क्योंकि हमने हर रेस में 16 क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा है। And what this question is saying, what is the change in entropy when 2.5 moles of water is heated from 27 to 87? Assume that heat capacity is constant और ln2 की वैल्यू है। अभी मैंने बोला होता आपसे कि डेल एस का जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dq/t, और कभी आप कुछ चीज भूल जाते हो तो थोड़ा सा देखिए ना, क्योंकि हो सकता है ये मैंने क्लास इलस्ट्रेशन में ना लिया हो। तो हमें इतना याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट क्या कूल करा जाता है तो उसका dq किस फॉर्म में से दिया जाएगा, उसका dq दिया जाता है बेटा ms/dt से, जो फिजिक्स में बार बार करते भी हो, ठीक। तो आपको dq की जगह से ms/dt रखना है। अब यूनिट आप जरूर देखें स्पेसिफिक हीट की, किसमें है, जूल पर ग्राम केल्विन। तो m को आपको 2.45 मोल्स को मास में लेना पड़ेगा, तो इंटू 18 ये m है। s उसने खुद ही दे दिया है, 4.2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt/t इज ln t। टेम्परेचर केल्विन में रखना कंपल्सरी है, 300 से 87 का मतलब हो गया आपका 360। तो dt/t का इंटीग्रेशन ln t होता है, तो ln के अंदर 360/300, और इसीलिए उसमें आपको ये ln ऑफ 1.2 होता है। आपको ln ऑफ 1.2 की वैल्यू दी है, इसे 5/2 रखो ताकि कैलकुलेशन को बचा सको, है ना। ये 9×5 जो आपका 45 इंटू 4.2 इंटू 1.2, रफ कैलकुलेशन। एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग? अच्छा, मैंने इसको 0.18 रखना है, ठीक है। तो यह है आपका 0.18 ln ऑफ, ये तो मैंने डिवाइड करा दिया, ln ऑफ 1.2 की वैल्यू है 0.18। अब आप कैलकुलेशन कर लो, 45 4 जो 180 और 180 इंटू रफ कैलकुलेशन करेंगे, 18 एग्जैक्ट कितना होता है 324, तो लगभग आपका आंसर जो होगा, ठीक है, 180 इंटू 0.18 18 और ये 0, ठीक है, एक 0 यहाँ से 32.4 के आसपास, उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मैंने 45 4 जा लिया है, एक्चुअली वो 4.2 होना चाहिए था, तो हमारा आंसर केवल 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी अपनी हिट लिस्ट वाले क्वेश्चन में शामिल करिएगा, क्योंकि एंट्रोपी के जो क्लास इलस्ट्रेशन दिए होता मैंने, उसमें जो आपका एक्चुअल मेडिकल सिलेबस था नीट का एम्स का वो करा है, बट मैंने कुछ क्वेश्चन डीपीपीएस में जेई के डाल दिए हैं कि हीटिंग कूलिंग का एंट्रोपी निकालना हो तो कैसे निकालोगे,
मिक्सिंग ऑफ गैसेस की एंट्रोपी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस में गैस का एक ही फॉर्मूला है, उसी से चलना है। हीटिंग कूलिंग में बस dq को msdt रख के आपको कर देना है, ठीक है। फेस चेंज की एंट्रोपी हमने निकालना सीख ली थी, केमिकल रिएक्शंस की एंट्रोपी चेंज हमने निकालना सीख ली थी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस BPP number 3 of this session, consider the delta G naught F and delta H naught F both in kilojoule per mole for the following oxides, ठीक है। Which oxide can be most easily decomposed to form metal and oxygen gas? ये बेसिकली बेटा ना वैल्यूज तो आप भले पढ़ लीजिए, वैल्यूज से मैं बता रहा हूँ, बट ये आपका मेटलर्जी का एलिंगम डायग्राम भी है, क्योंकि मैंने बोला है लिंक करने की आदत डालें। तो मेटलर्जी का जो एलिंगम डायग्राम है उसमें थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड ऊपर आते हैं, है ना। और जो जिसका डेल्टा जी नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में भी बोला है ना, हायर इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ZnO की है, तो डेफिनेटली ये सबसे स्टेबल ऑक्साइड है। सेकेंड नंबर पर अगर चारों की स्टेबिलिटी बोले PbO, थर्ड नंबर पर Cu2O, क्योंकि कॉपर के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल +2 में होते हैं। सबसे कम है HgO की, और आप एल्यूमिनियम डायग्राम से भी लिंक करिए, आपको एल्यूमिनियम डायग्राम में सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कॉपर का +1 वाला, ये सब ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि ये रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं। HgO एक स्टेबल ऑक्साइड नहीं है, ये हमेशा Hg+O2 में डिकम्पोज हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से डेल्टा G नॉट से हमें पता करना था, और वही उसने बोला है कि विच oxide can be most easily decomposed to form metal and oxygen gas. So your answer will be 3 for this particular question. ठीक है, तो आई होप ये एक स्ट्रेच में मैंने पूरे 48 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। यू कैन सी माई टाइम कि अप्रोक्सीमेटली मेरा है ना, मुझे लगता है 80 मिनट्स में ये मेरा सेशन 80 to 90 मिनट्स में सॉल्व हो गया है। तो आई एम टेकिंग 2 मिनट्स बिकॉज आई एम गिविंग यू ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। मैं इनऑर्गेनिक से लिंक कर पा रहा हूँ तो मैं वो भी समझा रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक से लिंक कर रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ, मैं सब चीजें बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ। यू हैव टू टेक अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिनट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप अपना टाइम फ्रेम फिक्स करिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक तो मन में क्वेश्चन पढ़ना और तेजी से क्वेश्चन पढ़ के सुनाना, दोनों में फर्क है। मन में क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी से पढ़ाया जाता है। दूसरा कि कई क्वेश्चन में जिनमें मुझे आंसर दिख भी रहा है, जो आपको दिखेगा तो आप टिक करोगे, मुझे तब भी सॉल्यूशन देना है। तो डू नॉट कंपेयर विथ मी कि सर आपने लगभग 2 मिनट लिए, मेरे 2 मिनट भी नहीं हो रहा है। दैट इज आई एम श्योर इट इज लेस देन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट्स का सेशन हो रहा होगा हमारा इन पूरे तीनों डीपीपीस का। तो उतने टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा टाइम मुझसे कम लगे तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स की मास्टरी और बेनिफिट को ज्यादा अच्छे ढंग से उठा पाएंगे। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय करा होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। टिल देन गुड बाय।